नमस्कार बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी विषय में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि चैप्टर 14 है, ये हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में बहुत बातों को समझा देखा था। हम लोग पिछली क्लासों में बहुत कुछ रेस्पिरेशन के इनहेलेशन एक्सपिरेशन प्रोसेस को समझे भी थे। आज ये पार्ट 5 है, उसके आगे के भाग को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगले पीपीटी में आप लोग देखिए गैसों का विनिमय कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब ये श्वसन का नियमन, जितनी बातें आप लोगों ने समझी थी, इसके बाद है श्वसन का नियमन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेगुलेट कौन कौन करता है। ये रेस्पिरेशन जो हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है कि इसके पीछे कोई है जो कि इसको कंट्रोल करता है, देख रहा है। तो इसको भी जानने का प्रयास कीजिए आप लोग। और ये प्रश्न में पूछता भी है कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कौन करता है। तो मैं पढ़ता हूँ, मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होते हैं जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा? मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पास क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचन न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहते हैं। अब इसको बच्चों समझो कि ये क्या है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, आपके इस श्वसन की क्रिया को। तो इसमें दो क्रिया है, जान जाओ बच्चों। एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और दूसरा केमिकल सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में कौन कर रहा है बच्चों? ये आपको पता है कि इसको संतुलित बनाए रखने के लिए हमारा तंत्रिका तंत्र इस पर कंट्रोल करता है। और तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? ब्रेन। और ब्रेन का ही एक भाग है हाइंड ब्रेन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका मेडुला ऑब्लागेंटा उसका नाम है। मेडुला जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बच्चों। तो मेडुला ऑब्लागेंटा ये एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र होता है। ये रेस्पिरेशन वाले जो भी हमारे शरीर में जो भी इनवॉलंटरी एक्शन की जो क्रियाएं हैं, उसको मेडुला ऑब्लागेंटा कंट्रोल करता है। और उसी के नीचे एक और भाग है मेडुला के नीचे, जिसको पॉन्स वेरोली बोलते हैं, शॉर्ट में उसको पॉन्स बोलते हैं। ये भी रेस्पिरेशन की रेट को ऊपर नीचे करने में मदद करता है जैसा रिक्वायरमेंट होता है। तो आप लोगों ने क्या जाना कि ये इस श्वसन सिस्टम को श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक केंद्र भी कहते हैं। ये कहाँ है? ये मस्तिष्क के मेडुला में है। तो श्वसन का नियमन नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम में कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन करता है? ब्रेन का हाइंड ब्रेन करता है। हाइंड ब्रेन में कौन पार्ट करता है? तो मेडुला करता है। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लागेंटा है। और मेडुला के नीचे का एक और भाग है जिसको पॉन्स कहते हैं, पॉन्स वेरोली। ये भी श्वसन का नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो हम लोग जो श्वसन कर रहे हैं, इसका कंट्रोलिंग कहाँ पर है? ब्रेन में है, मेडुला है। इसके अगले स्लाइड में फिर अब हम लोग देखते हैं और कौन कंट्रोल करता है श्वसन के नियमन को। अब देखो बच्चों, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयुक्त सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन रेट रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। अभी मैंने जो बताया कि ये जो मेडुला है और पॉन्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ये श्वसन के लय को कंट्रोल करते हैं।
इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। जैसे कि जैसी ज़रूरत है, अब हमको रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको जो साँस अब हम जल्दी-जल्दी लेंगे, फास्ट लेंगे, तो ये जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो हमारा ब्रेन का जो पोर्शन है मेडुला, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। या कहिए कि रेस्पिरेटरी रेट को वो बढ़ा और घटा दोनों ही सकता है अकॉर्डिंग टू द हमारी ज़रूरत के अनुसार। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि लय केंद्र के पास एक कीमो सेंसिटिव लय केंद्र भी है। तो ये भी बहुत अति संवेदी है। जैसे कि अब इसके पास ये तो हुआ नर्वस सिस्टम, और दूसरा मैंने बताया कि केमिकल सिस्टम भी हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर कीमो सेंसिटिव कुछ हैं ये हमारे शरीर के अंदर, जो कि जब यदि CO2 की मात्रा बढ़ गई शरीर में, या हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बढ़ गई, तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी रेट को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चेंज कर देते हैं। CO2 की मात्रा बढ़ी तो ये कीमो सेंसिटिव केंद्र ये एक्टिव हो जाएंगे, और क्या होगा कि ऑक्सीजन आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों केंद्र, मतलब नर्वस सिस्टम प्लस केमिकल सिस्टम, दोनों ही आपको ये रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करेंगे, इसको रेस्पिरेटरी रेट को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। इसके बाद फिर अगले स्लाइड में बच्चों हम लोग देखते हैं कि श्वसन को और कौन प्रभावित करते हैं। हम लोग आज श्वसन के विकार को समझेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले दमा, ये श्वसन संबंधी विकार है जिसको दमा कहते हैं, अंग्रेजी में अस्थमा कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, श्वसनी जो श्वास की नली है, श्वास नलिकाओं की शोध के कारण श्वासन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोगों को, वो लोग अक्सर सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, थोड़े से चलते हैं थक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं? इनकी जो श्वास की नली है और इनकी नलिकाएं हैं पतली, उनमें क्या है, उसमें सोलिंग आ गई है, वे फूल गई हैं। और उसमें उसके फूलने से क्या हो रहा है कि जो एयर है वो जा रही है और आ रही है, तो उसमें फूलने से वो पूरे सही से निकल नहीं पा रही है और आ नहीं पा रही है। और जब से वो सांस लेते हैं तो घड़घड़ा की आवाज़ निकलती है और श्वास लेने में कठिनाई होती है, और थोड़े से कहीं ऊपर चढ़ना हो या थोड़ा सा चलना हो तो वो ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये दमा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो आपकी ये श्वास की नली है, नलिकाएं हैं, उसमें फुलाव हो गया। कभी कभी इसमें वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे स्वेलिंग होने से एयर वो ब्लॉकेज होने लगता है, उसमें से पास नहीं हो पाता एयर, और इससे दमा की समस्या में हम लोग घरघराहट देखते हैं। एक ये है। दूसरा बच्चों, आप लोगों ने देखा है ब्रोंकाइटिस, जिसको श्वसनी शोध कहते हैं। यह श्वसनी की शोध है जिसके विशेष लक्षण श्वसन में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी होती है। ये देखो बच्चों, क्या होता है, कभी कभी लोगों में बहुत खांसी आती है, बहुत लगातार खांसी आती है, वो रुकती नहीं है। तो अब ये भी देखो श्वसन संबंधी विकार है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका जो ट्रैकिया के बाद जो हुआ ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, जो पतली पतली जो अंत में जो कैपिलरीज हैं, उनमें सूजन आ जाता है और वो फूल जाती हैं और उनमें जलन पैदा होने लगता है। तो यहाँ से जब उनमें कुछ परिवर्तन होगा, उसमें सूजन होगी, वो फूलेंगे कैपिलरी, तो क्या होगा, फिर आखिर कैपिलरी के ही माध्यम से एयर जाना है वायु कोशिका में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर लगातार खांसी आएगी और ये जल्दी रुकती नहीं है। तो बहुत ये परेशान इससे हो जाते हैं लोग। तो ये इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोध। तीसरी देखो एक और है वात स्फीति या इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा या वात स्फीति, यह एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में एक है। बच्चों समझो इसको, एम्फाइसेमा, इसमें क्या होता है कि ये एक तो ये बहुत लंबी बीमारी है, चिरकालिक रोग है, बहुत लंबी है, ये जल्दी ठीक भी नहीं होती है।
और इसमें होता क्या है कि जो हमारी एल्वलाई है, जिसको लंग्स का आपको मैंने कल बताया था ना कि लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होते हैं, वायु कोष्ठिका होती है या कुपिका बोलते हैं जिसको, जिसमें एयर भरती है ना, उसी में वही कुपिका ही क्षतिग्रस्त हो जाती है बच्चों। अब वो ऐसी चीज़ है कि यदि उसमें आपका जैसे बैलून है, अब बैलून यदि फट गया या बैलून में छेद हो गया तो कैसे एयर उसमें भरेगा? तो बस सेम यही कंडीशन होती है। तो इसमें कुपिका भित्ति ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसका लेयर ही खराब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वहाँ गैस विनिमय होगा ही नहीं। गैस एक्सचेंज कैसे होगा? जब आपकी एंडोथेलियम लेयर जो है वायु कोशिका का, वो सही से ब्लड में ऑक्सीजन को देगा तब ना, तो वो आप काम से होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लेयर ही नहीं है, एंडोथेलियम लेयर ही सही से नहीं है। तो वहाँ पर जैसे तैसे एयर ब्लड में मिलेगा, तो वो पूरे अच्छे से मिलेगा नहीं। तो ये बहुत लंबी बीमारी है, चूँकि इसमें कोशिका जल्दी बन नहीं पाती। तो ये इसी को वात स्फीति या एम्फाइसेमा कहते हैं। और इसमें मरीज को बहुत लंबे समय तक खांसी होती है। और ख़ासकर ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो लोग धूम्रपान करते हैं। देखो, धूम्रपान करने से क्या होता है कि जैसे आप बीड़ी पिए या सिगरेट लिए, तो जो धुआं है, ये धुआं को इनहेल करके आप कहाँ ले गए? लंग्स के अंदर कहाँ ले गए? कुपिका में ले गए, एल्वलाई में ले गए। तो एल्वलाई में जब वो एयर, वो गर्म एयर और वो हानिकारक गैसेस जब आपके अंदर आई, तो वो क्या करेंगी? उसी एल्वलाई को वो ख़राब करेंगी, उसमें छेद करेंगी, उसको चढ़ाएंगी। तो अब क्या होगा? अब जब आप सांस लेंगे तो वो एयर आपके फेफड़े में आएगा ही नहीं, कोई उसको पकड़ने वाला रहेगा तब तो इससे फिर क्या है कि ऐसे लोगों को हमेशा खांसने की आदत आती है, हमेशा खांसते रहते हैं, हमेशा थके रहते हैं। तो ये वात स्फीति या एम्फाइसेमा है, जो कि धूम्रपान करने वाले लोगों में अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा और भी है श्वसन के विकार, अगले स्लाइड में उसको भी हम लोग बच्चों देखते हैं। व्यावसायिक श्वसन रोग। देखो बच्चों, ये व्यावसायिक श्वसन रोग का मतलब क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीजेज। कुछ उद्योगों में, विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई होती है या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर पाती है। दीर्घकालिक प्रभावन शोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें रेशा रेशी उत्तकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने जानते होंगे, जैसे कि सीमेंट जहाँ बनता है, या जहाँ ये पत्थरों को तोड़ा जाता है, या जहाँ केमिकल्स के धुएं निकलते हैं, ऐसी जगह पे जो मजदूर या लोग काम करते हैं, या छोड़िए ना, जो घरों में गांव में जो जब औरतें ये इस पे खाना बनाती हैं, कोयलों पर या लकड़ियों से, इससे भी जो धुएं निकलते हैं, ये सब भी एक तरह से अंत में फेफड़े में जाके फेफड़े को नुकसान करते हैं। क्योंकि यहाँ व्यवसाय करने वाले लोग हैं, चूँकि उसी में काम करते हैं, उसी में उनको दिन भर रहना है सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ का धुआं उनको इनहेल वो जाने अनजाने में अंदर होगा ही होगा। तो ऐसे ही लोगों का क्या होता है कि फेफड़ा पूरा वाइट हो जाता है। वो जो सीमेंट की जो धूल डस्ट होते हैं, उनके फेफड़ों पर आकर जम जाते हैं। और इससे क्या होगा, जब फेफड़े के ऊपर धूल कण इस ऐसे जम जाएंगे, तो जो एल्वलाई की जो सबसे मुख्य वो है, क्या कहते हैं, मुख्य उसका कार्य है कि वो लचीला होता है, वो हमेशा फूलता है, पिचकता है। अब उस एल्वलाई के ऊपर यदि कोई मिट्टी का लेयर, डस्ट का लेयर बैठ जाए, तो वो क्या होगा, अब वो फूलेगा नहीं, पिचकेगा नहीं, वो तो एक तरह से कड़ा हो जाएगा। तो कड़ा हो जाएगा तो वो इलास्टिसिटी खो देगा, लचीलापन खो देगा, वही उसकी सबसे मुख्य विशेषता है। तो जब एल्वलाई अपनी लचीलापन ही खो देगा, तो वो न तो एयर को वो रिटेन कर पाएगा और न तो वो निकाल पाएगा। तो ऐसे लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि मुखावरण मुख के ऊपर ये पहन के रखें कि डस्ट कम आवे, या हम लोग बाइक भी चलाते हैं तो नाक पर वो लगा लेते हैं कि वो डस्ट अंदर ना आवे। तो इन सब का बचाव करना चाहिए। इसके अलावा और भी हम लोगों ने हम लोग देखते हैं श्वसन संबंधी रोग है,
फेफड़ों में कभी कभी ये फेफड़े के ऊपर जो है लंग्स के ऊपर 2 लेयर हैं जिसको प्लूरा लेयर बोलते हैं। उस प्लूरा लेयर के बीच में कभी कभी पानी द्रव लिक्विड भर जाता है जिसको प्लूरोसिस बोलते हैं बच्चों। इस प्लूरोसिस में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर पनप जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया के ही कारण ये प्लूरोसिस होता है। उस लंग्स के बीचों बीच द्रव फ्लूइड भर जाता है और ऐसी शिकायत हम लोग बच्चों टीबी में देखते हैं, खासकर टीबी में ट्यूबरकुलोसिस में देखते हैं। वो फेफड़ों के जो बाहरी लेयर है वहाँ पे पानी भर जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो वहाँ पर पूरा जो है लंग्स को वो कवर कर जाता है, वो वही पूरा पानी ही पूरा लंग्स को दाब देता है और ये लंग्स का जो साइज है, शेप है, वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत होती है। तो इसका इलाज के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो लंग्स से फिर पानी को बाहर निकालते हैं, तब जाके उसका फिर से लंग्स का वो आकार सही से हो पाता है। तो वो भी एक टीबी जो है वो भी इसी से संबंधित श्वसन संबंधी ही रोग में आएगी। तो चलो बच्चों, इतना हम लोगों ने समझा। इसके बाद अगले स्लाइड में और देखते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि गैसों का ये रेस्पिरेशन को किसने किसने कंट्रोल किया, किसने किसने इसको इसके पीछे कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर कारक हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये क्या कर रहा है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है, जो कि ब्रेन में एक पार्ट है मेडुला, जिसको हम लोगों ने जाना, पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये रेस्पिरेशन को, हमारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि ये पॉन्स है, उसी के नीचे ये भी हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद कीमो सेंसिटिव सेंटर हैं जो कि केमिकल्स हैं, जैसे CO2 की मात्रा या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मात्रा, ये भी रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ाने घटाने में ये मदद कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कौन कौन से विकार हैं हमारे श्वसन संबंधी रोगों में। तो आप लोगों ने देखा कि दमा है, दमा में सांस फूलने लगती है और वो सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये प्लूरोसिस है, एम्फाइसेमा है, ये ब्रोंकाइटिस है। ये सब श्वसन संबंधी हैं, रोग हैं जो कि हमको अनजाने जाने में हो जाते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम लोग अब हम लोग पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न है उसका अभ्यास अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि जैव क्षमता की परिभाषा दें और इसके महत्व को बताएं। तो बच्चों पता है कि जो जैव क्षमता है कि हमारे प्रकृति में हमको बहुत कुछ चीज़ दिए हैं जो कि नेचुरल हैं, जैसे वन है, पर्यावरण है, जल है, जीवन या जो भी है ज़मीन के अंदर रिसोर्सेस हैं। ये चीज़ें हमारी क्या हैं, हमारे लिए एक तरह से रिसोर्स हैं। ये हमारे लिए रिसोर्स हैं और यही रिसोर्स को ही हम कहेंगे कि ये हमारी जैव क्षमता है, कि जो हमको जो प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हुई है चीज़ें, जो हमारा इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, जो भी खदान है, जंगल है, नदी है, तालाब है, समुद्र है ना, ये सब चीज़ें हमको मिली हैं और ये हमारे लिए ऐसे है कि इसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं, हर जीवों का जीवन संभव नहीं। तो ये हमारी क्षमता है और ये इसका महत्व ये है कि ये नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। तो इसका महत्व ये हुआ कि जल को नहीं आप यदि बचाते हैं, यदि नहीं यूज़ सही से करते हैं तो आपका जीवन संभव नहीं है। यदि जंगलों को आप पूरे काट देते हैं, विनाश कर देते हैं, तो आप फिर आपको कहाँ से ये ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ये है महत्व इसका। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इन नेचुरल रिसोर्सों का इतना
ही उपयोग करो कि वो ख़त्म ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों को देखने को ही ना मिले कि गंगा नदी जो कभी कभी इतनी पवित्र थी, साफ़ सुथरी थी, उसको हम फिर देख ही नहीं पाएँ, जान ही नहीं पाएँ। तो हमारे जो रिसोर्स हैं, जो खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, या जो खाद्य जाल है, या प्रकृति में जिस तरह से हमारी ये चीज़ें हमको मिली है, यही हमारी जैव क्षमता है और इसको हमको बचा के रखना है। और यही महत्व है, इसकी बहुत महत्ता है कि नहीं ये हम इसको बचा पाएंगे तो हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तो जैव क्षमता की परिभाषा और इसका महत्व को आप लोगों ने समझा। इसके बाद अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं बच्चों। सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताएं। बच्चों इसको आपको मैंने जब बता रहा था तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों को मैंने बताया था। तो कितने एयर हम लोग लेते हैं और निकालते हैं, तो यहाँ निकालने की बात है, निःश्वसन की बात है, एक्सहेलेशन की बात है। तो उसके उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के कितनी आयतन बच रहा है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि 1200 ml 1200 ml ये शेष वायु आपके फेफड़ों में बचा रहेगा। ये इसलिए बचा रहता है बच्चों, मैंने बताया भी था कि आप मान लीजिए कि जोर से आप ये अपने अंदर की वायु को बाहर निकालें, तो ऐसा न हो कि ये फेफड़ा का जो ये है ट्रैकिया है वो कोलैप्स हो जाए। बल्कि इसी को बचाने के लिए क्या है कि हमारे फेफड़े के अंदर कुछ वायु शेष रह जाती है, वो बाहर निकलती ही नहीं, आप कितना भी आप जोर से निकालिए। तो यही जो वायु शेष रहती है फेफड़ों के अंदर, तो ये 1200 ml के बराबर होती है। तो यही बच्चों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या जोर से हम वायु को एक्सहेलेट कर दें, निःश्वसन कर दें, तो क्या फेफड़े के अंदर वायु बचेगी कि नहीं? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ सर बचेगी। इसी को हम ये रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। सामान्यतः निःश्वसन के उपरांत जो वायु बच जाती है वो 1200 ml की लगभग होती है। फिर बच्चों अगले प्रश्न में अब हम लोग देखते हैं, गैसों का विसरण केवल कुपिकी क्षेत्रों में ही होता है, श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं होता, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया है कि श्वसन की क्रिया में हम लोग जो प्रोसेस है, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, है ना, ये सब थे, मीडियम थे या कहिए कि माध्यम थे, रास्ते थे जिनसे एयर अंदर आ रही थी, है ना। लेकिन प्रश्न है कि श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं होता है क्या? गैसों का विसरण। तो गैसों का विसरण कहाँ होता है? केवल कुपिकी भागों में होता है, एल्वलाई में होता है। इसलिए होता है कि वहाँ पर एल्वलाई में ब्लड की पतली पतली नलिकाएं, आर्ट्रियोल, वेन्यूल दोनों ही आके वहाँ पर मिले रहते हैं। और जो कुपिका की जो लेयर है, अंदर की लेयर है जिसको एंडोथेसियम बोलते हैं, वो बहुत ही पतली होती है, पतली पतली लेयर होती है। तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत अच्छे से होता है। तो यही केवल जगह है कुपिका जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आर्ट्रियोल, वेन्यूल वहाँ पर पतले पतले मौजूद होते हैं और वहीं पर गैस का देना और लेना संभव होता है। तो ये बातें हम लोग समझे भी थे क्लास में, और इसीलिए केवल गैसों का विसरण कुपिकी क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा बच्चों। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं बच्चों। CO2 के परिवहन ट्रांसपोर्ट की मुख्य क्रियाविधि क्या है, व्याख्या करें। हम लोग बच्चों इस प्रश्न को देख रहे थे, तो CO2 के परिवहन में हम लोगों ने पाया था कि RBC के माध्यम से CO2 का परिवहन करीब 20 से 25% पॉसिबल होता है, जिसको हम लोगों ने देखा था कि RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स के द्वारा 20 से 25% ये CO2 को कैरी किया गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि करीब 7 से 9% प्लाज्मा में
CO2 डिजॉल्व रहता है। बाकी जो सबसे बड़ा है वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के माध्यम से सबसे ज़्यादा 70% CO2 का परिवहन होता है बच्चों, जान जाओ। तो बाइकार्बोनेट में क्या होता है बच्चों कि NaHCO3, ये है बाइकार्बोनेट, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। चूँकि नमक में NaCl होता है, तो जो बाइकार्बोनेट में जो ये क्या हुआ कि जो नमक का Na ले लिया गया और नमक का Na लेके HCO3 मिल जाता है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बनाता है। और इस तरीके से ये CO2 का जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है वो कौन से विधि से होता है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाइकार्बोनेट के रूप में। फिर पूछेगा कि कितना % होता है, तो आपको बताना होगा कि 70% इस रूप में होता है। और कौन विधि से होता है, तो RBC के माध्यम से होता है, उससे कितना होता है, 25% होता है। और किससे होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको बताना होगा कि प्लाज्मा के द्वारा। वो प्लाज्मा में करीब 7 से 9% वो घुला डिजॉल्व की अवस्था में होता है। तो मुख्यतः CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बायोकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जो RBC होता है बच्चों, RBC के ऊपर एक लेयर है, पतली सी लेयर है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के ऊपर एक पतली सी लेयर है जिसको हम डोनन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस डोनन मेम्ब्रेन से एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ये एनहाइड्रेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये क्या करता है कि इस काम में उसको मदद करता है RBC को। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि 3 तरीके हैं CO2 के परिवहन के, जिसमें मुख्यतः बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं बच्चों। वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2, CO नहीं CO2 होगा, कितनी होगी मिलान करें। तो यहाँ पर बच्चों आप समझो कि क्या ज़्यादा होता है वायु की तुलना में, मतलब वायुमंडलीय दाब में PO2 तथा PCO2 में कौन ज़्यादा होता है। तो इसमें पहला उत्तर है कि जो P है ऑक्सीजन न्यून होगा कि PCO2 उच्च होगा, या PO2 उच्च होगा या PCO2 न्यून होगा। तो इसमें बच्चों मैंने बताया था आपको कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा करीब 21% होती है। और आपको ये भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम 0.03% होती है। तो उसके अनुसार आप लोग इसमें उत्तर को छांटो, कौन सा उत्तर हो सकता है। तो आप पाते हैं कि सेकंड जो उत्तर है PO2 उच्च होगा और PCO2, CO नहीं CO2 है, वो न्यून होगा। तो इसमें इसका उत्तर सेकंड हो जाएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वायुमंडल में और CO2 की मात्रा न्यून है। सामान्य स्थिति में अंतःश्वसन प्रक्रिया की व्याख्या करें। सामान्य स्थिति में अंतःश्वसन प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो अंतःश्वसन प्रक्रिया की व्याख्या में अब सिंपल सा है कि आप जो इनहेलेशंस कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो अंतःश्वसन की प्रक्रिया का व्याख्या करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि हम लोग श्वसन की क्रिया में 2 मुख्यतः क्रिया अंत और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया करते हैं। तो अंतःश्वसन में क्या है कि जो हम लोग वायुमंडलीय वायु को अपने शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे नोज के माध्यम से एयर हमारे शरीर में प्रवेश करती है, फिर नोज से होते हुई नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में और अंत में वायु कोशिका में एयर भर जाती है। तो इस तरह से अंतःश्वसन की प्रक्रिया ये संभव होती है सामान्य स्थिति में। और इसका उल्टा जब हम करते हैं तो वो एक्सहेलेशन की क्रिया होती है, उसमें हम लोग अपने अंदर की जो CO2 से ज़्यादा युक्त वायु है उसको हम लोग बाहर एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से अंतःश्वसन में जो एयर हम लोग अंदर लेते हैं। तो ये है बच्चों, इसको आप लोग लिख सकते हैं इस प्रक्रिया को। अब हम लोग फिर
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, श्वसन का नियमन कैसे होता है। तो श्वसन का नियमन कैसे होता है बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने समझा था कि हमारे शरीर में दो सेंटर हैं जो कि श्वसन को कंट्रोल करते हैं। तो एक था तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा सेंटर है कीमोसेंसिटिव सेंटर जो कि केमिकली कंट्रोल करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में कौन करता है कंट्रोल, ब्रेन करता है। ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का हाइंड पार्ट। ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन का सबसे निचले पार्ट को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। उस हाइंड ब्रेन में जो मेडुला होता है, जो जिसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लागेंटा है, ये हमारे श्वसन के रेट को कंट्रोल करता है। और ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को मेडुला ऑब्लागेंटा कंट्रोल करता है। और उसके नीचे एक और पोर्शन है जो जिसको बोलते हैं पॉन्स वेरोली। पॉन्स भी ये श्वसन के रेट को कंट्रोल करता है जैसी ज़रूरत है। और फिर एक दूसरा मैंने बताया केमिकल सेंटर जो है, जो केमिकल सेंटर है, ये भी CO2 की मात्रा यदि हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये भी केमिकली भी हमारे शरीर में इसको कंट्रोलिंग करने के लिए सिस्टम है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रेनिक सिस्टम्स हैं, ये फ्रेनिक नर्व्स है जो कि डायफ्राम को कंट्रोल करता है। डायफ्राम को ऊपर नीचे के लिए भी ये फ्रेनिक नर्व्स है, तो ये भी श्वसन को के नियमन में सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आप उत्तर इसका लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को फिर हम लोग देखते हैं बच्चों, PCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन में क्या प्रभाव है। बच्चों ये PCO नहीं है, PCO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, का ऑक्सीजन के परिवहन में क्या प्रभाव है। बच्चों इसको ऐसे आप समझो कि यदि आपके बॉडी में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ये कहिए इस तरह से कहिए कि आपके टिश्यू में, आपके ऊतक में, आपके बॉडी में यदि CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अब शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, समझिए, लेकिन किसी कारणवश आपके शरीर में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, आपको उलझने होंगी, आपको थकावट होगी, आपको परेशानी लगेगी, आपको अच्छा नहीं, बेचैनी जैसी ये कंडीशन पैदा होगी। तो इसमें आप क्या चीज़ खोजिएगा, आप खोजिएगा ऑक्सीजन, है ना, शुद्ध वायु खोजिएगा, लेकिन मिल तो रही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका बॉडी बहुत क्या कहिए कि गड़बड़ या मतलब कि सही आपको अच्छा अनुभव नहीं लगेगा। और यदि ये मात्रा ज़्यादा हो जाए, CO2 की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए, तो वो एक तरह से पॉइजनस इफेक्ट की तरह काम करेगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिली और सारे जो टिश्यू हैं, जो ऊतक हैं, वो ऑक्सीजन के बिना में मर जाएंगे। तो जब टिश्यू ही जब ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो फिर आपका बॉडी भी डेथ कर जाएगा। तो इसलिए CO2 की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा न हो, इस पर हमको हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो भी एयर है वो हमको साफ मिलते रहे। तो यही इसका प्रभाव है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने अपने प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास किया और उसमें बहुत सारे प्रश्न थे, उसके कैसे उत्तर लिखेंगे और उसका सटीक उत्तर क्या है उसको भी मैंने बताने का कार्य किया। और उसमें छोटे छोटे प्रश्न थे जो कि आपसे किताब के ही थे कि नियमन कैसे होता है श्वसन में, और एक्सहेलेशन में कौन सी क्रिया हो रही है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्नों को बच्चों आप लोग इसको आसान से लिख सकेंगे और आप अपने इसको समझेंगे सही से। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पर अपने इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।